दोस्तों, किरण देवी टीचिंग 2.6 में आप सभी का स्वागत है एवं वेलकम है। आज हम अध्याय शुरू करेंगे 9th। आज हम अध्याय शुरू करेंगे 9, क्योंकि 8 अध्याय हो चुके हैं हमारे हिस्ट्री के। आज हम 9 अध्याय स्टार्ट करेंगे एवं स्टोरी वाइज हम सभी अध्याय पढ़ रहे हैं, इसलिए सब जो नया आए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। जो पुराने हैं उनने तो करके ही रखा होगा। और स्टोरी वाइज पढ़ते हैं अच्छे से, थ्योरी वाइज पूरी पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी संपूर्ण 6 to 8 एनसीईआरटी संपूर्ण पढ़े हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, व्यापारी राजा और व्यापारी राजा और तीर्थयात्री के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। और 6 to 8 की संपूर्ण एनसीईआरटी पढ़ाई जा रही है इस चैनल पर। तो आप सभी इस चैनल को जरूर से जरूर लाइक, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको हर नोटिफिकेशन मिल सके एवं हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसको ज्वाइन कर सको, देख सको, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी वाइज है, थ्योरी पढ़ाई जा रही सारी एनसीईआरटी की 6 to 8। तो सभी हिस्ट्री, पॉलिटिकल, भूगोल सभी का पढ़ाया जाए, तो आप सभी जरूर देखें। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। बाजार में घूमती जागनी, बाजार में घूमती जागनी क्या कह रही है। ठीक है, स्टोरी वाइज पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा इसको थोड़ी सी ऊपर स्टोरी दी रहती है उसके बारे में, जो हमें आगे पढ़ना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं, और उसके बारे में थोड़ा सा हिंट दिया रहता है यहाँ। तो वो हम चलो आगे पढ़ते हैं। जागनी अपने गाँव के मेले की आस लगाए बैठी थी। कौन? जागनी अपने गाँव के मेले की आस लगाए बैठी। तो स्टील की चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियाँ, शौक रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे और रात को वो अपना सामान समेटकर वापस चले जाते थे। रागिनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। तो उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। उसकी माँ ने क्या बताया रागिनी को, कि वो लोग व्यापारी थे इसलिए घूमते हैं। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेच देते थे। तो इस प्रकार से रागिनी की माँ ने रागिनी को बताया। रागिनी ने इस सब के बारे में पूछा। तो चलो अब हम पढ़ते हैं आगे व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी पहले की। ठीक है, तो हम अध्याय 8 में पढ़ चुके हैं। हमने अध्याय 8 में उत्तर के काले पॉलिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ चुके हैं हम पिछली क्लास में। जिसने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो बस जाकर देख लीजिए, जिससे आपको आगे वाली क्लासेस समझ आए, क्योंकि जो पिछली देख चुका है तो उसको आगे वाली अच्छे से समझ आएगी। चलो, एक खूबसूरत बर्तन, खास तौर से इनकी कटोरियाँ खास तौर से थालियाँ इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में से मिले हैं। कौन? खास तौर पर खूबसूरत ये बर्तन कौन कौन से? कटोरियाँ, थालियाँ, ये उपमहाद्वीप के अनेक पुरास्थलों में मिले हैं। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुँचे होंगे। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहाँ ये बनते थे वहाँ से व्यापारी ने जाकर अलग अलग जगहों पर बेचते थे। वो आप जानते हो कि जहाँ बनती है चीज़ वहीं से तो व्यापारी लेकर अलग अलग जगहों पर बेच सकते हैं ना, इसलिए। तो दक्षिण भारत में सोना मसाले खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। जो दक्षिण भारत था ना, वो मसाले एवं खास तौर पर सोना मसाले, काली मिर्च, कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। एवं काली मिर्च की रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से भी बुलाते थे। कि रोम है ना, रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी काली मिर्च की, उससे वहाँ पर काले सोने के नाम से भी बुलाया जाता था काली मिर्च को। ठीक है, फिर व्यापारी इन सामानों को समुद्री जहाज़ों एवं सड़कों के रास्ते रोम पहुँचाते थे। इन सामानों को व्यापारी सड़कों के द्वारा समुद्री जहाज़ों एवं सड़कों के रास्ते से रोम पहुंचा देते थे। दक्षिणी भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं। जो हमारा दक्षिणी भारत है ना, तो उसमें ऐसे इस प्रकार के अनेक रोमन सोने के सिक्के भी मिले हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था भारत का। ठीक है,
फिर है व्यापार से जुड़ी एक कविता। तो कविता तो क्या ही पढ़ना, आगे कविता आपको एग्जामों में कविता आ भी गई इस प्रकार से तो आप समझ सकते हो। आपने थ्योरी पढ़ ली है कि रोमन से कैसे संबंध थे भारत के एवं दक्षिण से, सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत से किस प्रकार के संबंध, काली मिर्च से। काली मिर्च उनके लिए सोने बराबर थी। तो इसमें वही दिया रहा होगा कि कावेरी की फसलें, तो गंगा और कावेरी की फसलें, तो आप समझ सकते हो कि कावेरी दक्षिण एरिया में पाई जाती है। और ऐसी व्यापार रोमन के बारे में पूछा है तो आप समझ जाओगे, कहानी को अंदाजा लगा ले जाओगे, क्योंकि उसमें कुछ देखो काली मिर्च की गांठियाँ गाड़ियों पर ले जाते, उसमें दिया ही गया है वो सब। तो आप वैसे भी आंसर, अगर हाँ आपको पढ़ना है कहानी तो आप कमेंट करके बताइएगा, तो दूसरी क्लास आपको कहानियों वाली करा दी जाएगी, जिससे आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा इसमें, और कहानियों में समझा दिया जाएगा अच्छे से। और वैसे भी थ्योरी समझ गए ना, तो कहानी तो आप वैसे भी अंदाजा लगा के आंसर लगा ही सकते हो। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते भी खोजे निकाले, और इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। जैसे कि कुछ समुद्र के किनारे से चलते थे, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी से पार करते थे। ये नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ साथ चलना पसंद करते थे। जो यात्री हैं मानसून का फायदा उठाकर जल्दी से पूरी यात्रा भी कर लेते थे, एवं दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे, क्योंकि इनसे लंबी यात्राओं के लिए मजबूती जहाज़ों का निर्माण भी किया जाता था। और इस प्रकार से इन हवाओं के ज़रिए से उनकी हवा ऐसी चलती थी कि उनका वही रास्ता उसी पे चलती थी, तो वो जल्दी पहुंच जाते थे। इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इस उपमहाद्वीप में दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। और हाँ, इस पर लाइटर करके रखा है, हाईलाइट कर दिया है जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी पेन काफ़ी ले लीजिए, अगर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना है तो आप लिखते भी जाइए, जिससे आपको बाद में भी इससे काम आए, सुविधा मिले, पढ़ सको जो नहीं आ रहा हो। एवं इनमें बहुत से पहाड़, पठार, नदी के मैदान भी। नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ था। इनमें से दक्षिणी भाग के बारे में पढ़ रहे हैं अभी हम, कि इनमें से बहुत से पठार, पहाड़, नदी के मैदान, नदियों के मैदानी इलाकों में कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ भी था। कावेरी का मैदान सबसे उपजाऊ भी था। वहीं दक्षिण भारत में मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफ़ी संपत्ति शक्ति हो गई। एवं संगम कविताओं में मुंबेदार की चर्चा मिलती है। किसकी? संगम कविताओं में मुंबेदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है मुंबेदार, जिसका अर्थ है तीन मुखिया। जिसका अर्थ है क्या? तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के लिए किया गया था। जैसे मुखियाओं के लिए किया गया था। ये कौन कौन थे मुखिया? तीन मुंबेदार मुखिया कौन थे? तीन। पहला चोल, चेर, पांड्य। चोल, चेर, पांड्य, इस प्रकार से तीन मुखिया थे उसमें। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। अब पढ़ते हम दक्षिणी भारत के बारे में अभी फिलहाल, जिसमें से मुंबेदार को कहा जाता था चोल, चेर, पांड्य, तीन मुखिया थे उसमें। करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत में यह काफ़ी शक्तिशाली माने जाते थे। इन तीनों मुखियाओं के अपने दो सत्ता केंद्र भी थे। इनमें से एक तटीय हिस्से में, दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण केंद्र थे। एक चोलों का पत्तन पोहार या कावेरी पट्टिनम, दूसरा पांडवों की राजधानी मदुरै। तो इनमें से प्रसिद्ध कौन कौन से थे? कि चोलों का एक पट्टन पोहार या कावेरी पट्टनम, या दूसरा कौन सा था? पांडवों की राजधानी मदुरै, जो सबसे ज़्यादा फेमस थी। ठीक है। फिर है ये मुखिया लोगों से नियमित कर की बजाय उपहारों की मांग करते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे। इस प्रकार से नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों सभी से मिलते, बीच बांट करते। ठीक है, ये तो काम करेंगे। जो उन्हें कीमती जवाहर, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक है, मुखिया इनसे प्रसन्न होकर जो निकल पड़ते थे उन्हें देते थे सब कुछ। ठीक है। फिर इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत है ना जो हमारा,
पश्चिमी इस साइड का पश्चिमी, अभी दक्षिणी इस साइड का दक्षिण भारत के बारे में पढ़ रहे थे, अब पढ़ रहे हम क्या पश्चिमी भारत के बारे में। तो में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव पड़ गया। जो सातवाहन नामक राजवंश था ना, उसका प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा कौन था? गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी था उस टाइम पे। कौन था सबसे प्रमुख राजा सातवाहनों का? पहले जब राजा गौतमी का पुत्र सतकर्णी था, उसके बारे में हमें उसकी माँ गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है। और वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शाब्दिक अर्थ है क्या? दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता। दक्षिणापथ का अर्थ पूछा जा सकता है पेपर में कि क्या है, तो शाब्दिक अर्थ इसका है दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता होता था। और पूरे दक्षिण क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था, दक्षिणापथ। श्री सतकर्णी ने पूर्वी पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। तो इस प्रकार से आगे रेशम मार्ग की कहानी के बारे में पढ़ते हैं अब हम। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। कीमती चमकीले और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते थे। एवं रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया थी। रेशमी कपड़ों को बनाने की प्रक्रिया एक जटिल थी। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती थी। जो रेशम के कीड़े होते ना, उन्हीं से रेशम निकालकर सूत कताई होती थी। फिर उसे रेशम में कीड़े होते हैं, उनसे बनता है सूत, फिर उससे कपड़ा बुना जाता था। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में किया गया। रेशम से कपड़े बनाने की तकनीक का उपयोग पहले चीन में किया गया था दोस्तों। तो चीन में करीब 7,000 साल पहले हुआ ये काम। चीन में 7,000 साल पहले काम शुरू हुआ था। तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया से छुपाए रखा। पर चीन से पैदल घोड़े यात्रियों दूर दूर की जगहों पर जाने वाले लोगों को अपने साथ रेशमी कपड़े भी ले जाते थे, तो वहाँ तक फैलता गया ये माल। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग के नाम से, सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस मार्ग से यात्रा करते थे तो वो सिल्क रूट के नाम से प्रसिद्ध हो गया, रेशम मार्ग के नाम से। तो कभी कभी चीन के शासक ईरान पश्चिम एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और पश्चिम की ओर फैल गई है बात। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़े पहनना एक फैशन बन गया एक धनी लोगों को, क्योंकि ये महंगे थे तो उन्हें फैशन समझने लगे। महंगी चीज़ को आलो ही फैशन समझने लगता है। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी, क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी रेगिस्तानी रास्तों से गुजरना पड़ता था। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया जाता है। इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तोहफों की जरिए लाभ मिलता था, सो इसलिए वो कर इकट्ठा करते थे उनसे। इसके बदले शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य से गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमणों से सुरक्षा देते थे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? जो सिल्क रूट है ना, रेशम मार्ग, हमने ऊपर पढ़ा ना रेशम मार्ग, तो रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध थे कुषाण। सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण नियंत्रण रखते थे जो रेशम मार्ग का। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिम उत्तर भारत पर इनका शासन भी था। इनका कुषाण का। पेशावर और मथुरा इनके दो मुखिया शक्तिशाली केंद्र थे। कौन? दो मुखिया शक्तिशाली इनके केंद्र थे। कौन कौन? पेशावर एवं मथुरा। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। जो तक्षशिला है ना, इनके ही राज्य का एक हिस्सा था। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट का एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाज़ों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुँचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण ही थे। जो रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले भी कुषाण थे, और
उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले भी कुषाण थे। ठीक है, सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे। ठीक है, सोने के सिक्कों का। बौद्ध धर्म का प्रचार भी कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था। कौन? कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया। जो कुषाण था ना, कुषाण का सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क था ना, उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया। उसने एक बौद्ध परिषद का गठन भी किया जिसने एकत्र होकर एक विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श किए। बुद्ध जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में रहते थे। कवि अश्व घोष कनिष्क के दरबार में भी रहते थे। अश्व घोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था एवं इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इस समय जब किसका? कनिष्क का शासन चल रहा था, उस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषताएं थी। पहले, मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। पर अब युद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी एवं अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई जाने लगी थी। अधिकांश मथुरा में बनाई जाती थी तो कुछ तक्षशिला में भी बनाई जाने लगी। ठीक है, इस प्रकार की मूर्तियाँ बनाई जाने लगी। देखो इस प्रकार की, ये देख सकते हो आप अच्छे से। पेड़ भी हैं बीच में, देखो पेड़ बनाए गए हैं, मूर्तियाँ बनाई गई हैं अगल बगल। ठीक है, तो दूसरा परिवर्तन बौद्धित्व में आस्था को लेकर आया। बौद्धित्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांत वास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे, लेकिन ऐसा करने की बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। तो धीरे धीरे बौद्धित्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया और चीन के बाद में कोरिया, जापान तक भी फैल गई। कौन कौन? देखो, पहले मध्य एशिया में थी, फिर चाइना, उसके बाद कोरिया, जापान में तक फैल गई बुद्ध की। ठीक है, बुद्ध की सारी रचना। बौद्ध धर्म का प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में भी हुआ, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई। जो बौद्ध भिक्षु रहते थे ना, उनके रहने के लिए तो इन्हें पहाड़ों में गुफाएं खोदी गई इन्हें रहने के लिए। ठीक है, जैसे इनमें से ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। इनमें से ज़्यादातर गुफाएं कहाँ बनाई गई थी? कि ज़्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी, जो दक्कन के शहरों और तटों के समंत बंदरगाहों पर इन्हें जोड़ने वाली सड़कें भी इन्हें दर्रों से गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व है ना, जो इस साइड का एरिया, ये दक्षिण है, ये पूर्व है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या है? देखो, दक्षिण में श्रीलंका, यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैल गया बौद्ध धर्म। तो इस प्रकार से फैलता गया बौद्ध धर्म। देखो, बौद्ध धर्म की ये दो मूर्तियाँ हैं। देखो, एक ये मूर्ति आप अच्छे से देख सकते हो। ये मूर्ति ऐसे बताई गई कि मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा चित्र जो मथुरा में बनी थी ना, उनके बारे में बताया जा रहा है। देखो, आप अच्छे से देख सकते हो। एक खड़ी मूर्ति है बुद्ध की, एक खड़ी है, और ये बैठने वाली मूर्ति है बुद्ध धर्म की। तो आप अच्छे से देख लीजिए कि देखो किस प्रकार से खड़े हैं, हाथ आशीर्वाद दे रहे हैं, एक हाथ नीचे रखा है और इसमें खड़े हैं और इसमें बैठे हैं। ठीक है, फिर है हमारा, आगे चलते हैं। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप। थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। तो जैसे कि ये रही क्या, कार्ले की गुफा। ये कौन सी है? कार्ले की गुफा। कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में।
ये काले की गुफा है हमारी महाराष्ट्र में। आप अच्छे से देख सकते हो कि ये गुफाएं कहाँ पर हैं। और इन्हें क्या बोलता है, काले की गुफाएं बोला जाता है इन्हें। क्या, काले की गुफा, जो कि है कहाँ, अपने महाराष्ट्र में। इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीनी बौद्ध यात्री का, इसी तरह भारत की यात्रा पर कौन आया, एक चीनी यात्री जो बौद्ध तीर्थ यात्री का फाइसियन काफ़ी प्रसिद्ध है। वह करीब 600 साल पहले आया था। स्वांग 1400 साल पहले भारत आया। उसके करीब 50 साल बाद इत्तिसंग आया। वे सब बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों और प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ये सभी आए थे ना जो तीन यात्री, कौन, फाइसियन एवं स्वांग, इत्तिसंग, ये सभी क्या आए थे, बुद्ध मठों को देखने के लिए, प्रसिद्ध बुद्ध के मठों को देखने के लिए, बुद्ध की रचनाओं को देखने के लिए आए थे ये सभी यात्री। ठीक है, जैसे कि फाइसियन चीन वापस कैसे लौटा। फाइसियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि फाइसियन चीन वापस कहाँ से गया, तो बंगाल से यात्रा शुरू की थी अपने घर लौटने की। अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी, बीच में आंधी आ गई थी, वो कैसे जा सकता था, ये है पूरी कहानी। तो अतः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी और समुद्र असीम है कि सूर्य, चांद या तारों की गति को देखे बिना यह पता लगा पाना असंभव हो कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आंधी चल रही थी, तो उसको पूर्व पश्चिम का पता ही नहीं चल पा रहा था। और जावा पहुंचने में, जावा जा रहा था ना वो, तो जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए। फायान को जावा पहुंचने में 90 दिन से भी ज़्यादा लग गए और 5 महीने के लिए रुका। इसके बाद दूसरे व्यापार जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गए। जब उसे चीन में जावा पहुंचना था तो वो 90 दिन में पहुंचा एवं 5 महीने रुकने के बाद इसके दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंच गए। पहले जावा, फिर वो चीन पहुंच गया। ठीक है, बीच में रास्ता में मिलता होगा उसे जावा, इसलिए वो बताया जा रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। तो नालंदा शिक्षा का एक विशेष केंद्र के बारे में पढ़ते हैं। सुनत्सांग तथा अन्य तीर्थस्थलों ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या से केंद्र नालंदा बिहार में अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा, यहाँ की शिक्षक योग्यता बुद्धि में सबसे आगे है एवं बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी तरह ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफ़ी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं, जिससे युवा और बुद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों में विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल से सही उत्तर पाते हैं। 10 में से 7-8 ही सही उत्तर दे पाते हैं। तो इस प्रकार से बुद्ध मठों में अंदर जा पाते थे। इस प्रकार की कहानी बता रहे थे ये हमें, कौन, तो हमारे स्वांग। ठीक है, भक्ति की शुरुआत इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में कौन, बुद्ध, जो सभी हैं, इन्हीं देवी देवताओं की पूजा का चलन भी हुआ। बाद में हिंदू धर्म की ये प्रमुख पहचान बन गई। इनमें शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे देवी देवता भी शामिल थे। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। किसी देवी या देवता के लिए प्रसिद्ध श्रद्धा ही भक्ति कहा जाता था। किसी देवी या देवता के लिए प्रीति, श्रद्धा को ही भक्ति का कहा जाता था। यह शानदार मूर्ति विष्णु के 12 रूप की है। कहाँ है ये शानदार मूर्ति, विष्णु के 12 रूप की, ये रही हमारी। अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। पवित्र ग्रंथ, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को भी सभी धर्मों को उन्हें छोड़कर उनकी शरण में आने को उपदेश देते हैं। तो आगे देखो, ये रही 12 सिंह की। देखो इस प्रकार की मूर्ति। ऊपर देखो ये चेहरा है, ये चेहरा रहा, फिर ऊपर नीचे ये पैर है। देखो इस प्रकार की थी पहले की मूर्ति। चलो आगे पढ़ते हैं अब हम। भक्ति
भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। जो भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते थे। एवं भक्ति मार्ग अपनाने वालों का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी देवता की सच्चे मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देगी जिसमें भक्त उसे देखना चाहते हैं। अगर सच्चे मन से ये सभी जन सच्चे मन से पूजा कर तो भक्त जो चाहते हैं भगवान उनके लिए करते भी हैं। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। फिर आगे हिंदू। अब हमारा लास्ट पॉइंट बचा है क्या, हिंदू के बारे में। हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकाला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते थे, ठीक है। फिर यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए भी प्रयुक्त होता है। कौन सा, हिंदू। तो इस प्रकार से हमारा आज का पाठ होता है खत्म। कल स्टार्ट करेंगे, कल का होगा क्या 10 मतलब 10 अध्याय शुरू होगा। आज 9th अध्याय ख़त्म होता है। आप सभी को थोड़ी बोरिंग लगेगा क्योंकि थ्योरी पढ़ते हैं तो बोरिंग तो थ्योरी होती है और इंटरेस्टिंग भी लगा होगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो अच्छे से पढ़ो, जो समझाया जाए उसको ध्यान में रखते जाओ। बस आपको क्या करना है, लिखना है और ध्यान में रखना। और ऐसे थोड़े पढ़ के आपको थ्योरी पूरी हो जाएगी ना तो क्वेश्चन आंसर लगाने में आसानी होगी और आप एग्ज़ाम अब की बार निकाल ही सकते हो, निकाल ही लोगे। इसलिए आपको जोर देना चाहिए, समझना चाहिए इन सभी को, क्योंकि एनसीईआरटी एक घोल है और एनसीईआरटी समझ लेना तो समझो हमारा बेसिक पूरा हो गया। बस वही पढ़ना है और क्वेश्चन आंसर लगाने हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लगाने हैं, तो हम एग्ज़ाम के लिए कम्प्लीटली 100% श्योर है कि हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो सकता है। चलो थैंक यू। जिसने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और जो नए आए हैं वो कर लीजिए आगे के लिए, और जो पुराने हैं वो कमेंट कर दीजिए कोई अच्छा सा। थैंक यू आगे की सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू हमारे इस पर लाइक सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू गाइस।